दोस्तों ये फिल्म नहीं बल्कि एक इतिहास का दस्तावेज है। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं द बंगाल फाइल्स की पूरी कहानी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है आज के भारत से, मतलब कि आजादी के 78 साल बाद दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में चीफ राजेश सिंह एक बेहद सनसनीखेज केस सौंपते हैं आईपीएस ऑफिसर शिवा पंडित को। ये केस है बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक दलित लड़की गीता मंडल के अचानक गायब हो जाने का। संदेह की सुई घूमती है दो नामों पर। पहला, एक बुजुर्ग औरत भारती बनर्जी जो अब डिमेंशिया से जूझ रही है। दूसरा, मुर्शिदाबाद का दबंग और बेहद चालाक एमएलए सरदार हुसैनी। शिवा जब भारती से मिला तो पता चला कि ये औरत अपने बीते कल में उलझी हुई है। उम्र और बीमारी ने उसकी जुबान को भले ही चुप कर दिया हो, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द छुपा है जो पूरे इतिहास को बयां करता है। और भारती वो एक लौती औरत है जो कि गीता मंडल के गायब होने के पीछे का एक प्राइम सस्पेक्ट है। उसी ने आखिरी बार गीता मंडल को देखा था। दूसरी तरफ है सरदार हुसैनी। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे सरदार हुसैनी का हाथ है, जो कि यहाँ का एक लोकल एमएलए है, एक ऐसा नेता जो बांग्लादेश से गैर कानूनी शरणार्थियों को भारत में घुसाकर बसाकर उन्हें अपना वोट बैंक बना रहा है। ऊपर से नेता, अंदर से दरिंदा। शिवा यहाँ भारती बनर्जी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन डिमेंशिया होने के कारण भारती यहाँ कुछ भी नहीं बोल पाती है कि तभी शिवा की नजर पड़ती है सरदार हुसैनी पर, जिसके बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ सरदार हुसैनी जो है वो भाषण दे रहा था। तो शिवा जो है वो सरदार हुसैनी से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन जैसे ही शिवा अपने लोगों के साथ आगे बढ़ा, वहाँ की भीड़ जो है वो शिवा के ऊपर पथराव कर देती है, जिससे कि शिवा को चोट लग जाती है। और पथराव किसने किया ये तो शिवा नहीं बता सकता, क्योंकि ये पथराव भीड़ ने किया था और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन शिवा एक बात तो समझ गया था कि इस पथराव के पीछे सरदार हुसैनी का हाथ है। सरदार हुसैनी इस भीड़ से जो भी कहेगा ये भीड़ वही करेगी। और तभी यहाँ शिवा की मुलाकात चतुर नाम के एक आदमी से होती है, जो कि ठीक से नहीं बोल पाता है। इसी वजह से शिवा को उसकी बात समझ में भी नहीं आती है। और तभी शिवा की मुलाकात गौरी नाम की एक रिपोर्टर से होती है और गौरी शिवा को गीता मंडल और इसके पीछे के सारे रहस्यों के बारे में शिवा को सब कुछ बता देती है। गौरी बताती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सरदार हुसैनी यहाँ का एक लोकल एमएलए है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम तो ये समझ लो कि वो यहाँ का लोकल प्राइम मिनिस्टर है, जो कुछ भी कहेगा भीड़ वही करेगी। अब गौरी आगे बताती है कि गीता मंडल की जो माँ थी उसे सरदार हुसैनी ने अपने कब्जे में रखा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, वो सब कुछ किया जो किसी औरत के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गीता मंडल की माँ को ऐसा लगा कि मेरे पास मेरी बेटी का रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसे दिल्ली भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। और मैं और गीता मंडल जो है वो बैचमेट थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। लेकिन एक दिन गीता मंडल को मालूम चला कि उसकी माँ को सरदार हुसैनी ने मार दिया, तो गीता मंडल ने भी ठान लिया कि वो सरदार हुसैनी से बदला जरूर लेगी। और बात करें भारती बनर्जी की, तो भारती बनर्जी ने गीता मंडल की माँ का भी बहुत साथ दिया था और फिर गीता मंडल का भी। और जब शिवा ने फिर से भारती बनर्जी से बात करने की कोशिश की, तो इस बार भारती बनर्जी को शिवा के अंदर अपना एक पुराना दोस्त याद आया जिसका नाम अमर था, और उसे सारी पुरानी यादें याद आने लगती है। और फिल्म पहुंच जाती है 1942 के कोलकाता में, जहां पर हम देखते हैं भारती बनर्जी को, जो कि एक कॉलेज की स्टूडेंट है और काफी होनहार स्टूडेंट थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भारती बनर्जी बहुत ही भोली भाली है और उसे शायद कुछ भी समझ नहीं आता हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो एक क्रांतिकारी थी, क्योंकि जब वो अपनी कॉलेज की डिग्री लेने के लिए पहुंची तो वो वहाँ एक गवर्नर को शूट कर देती है और जान से मार देती है, क्योंकि गवर्नर ने भारत माता का अपमान किया था। और ये सब कुछ भारती बनर्जी नहीं देख सकती थी। जिस जगह पर उसे मारा गया था उसी जगह पर भारती बनर्जी के माता पिता भी मौजूद थे। वो ये सारी चीजें देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद भारती जो है वो जेल से बाहर आ चुकी थी। उनके पिता ने सोच लिया था कि भारती का इस तरह से रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए भारती के पिता जो है वो 1946 में अपनी बेटी भारती को लेकर महात्मा गांधी जी के पास ले जाती है, क्योंकि वो हिंसा के रास्ते से बिल्कुल अलग थे और वो चाहते थे कि महात्मा गांधी के आश्रम में भारती भी कुछ सीखे।
इसलिए जब वो वहाँ पहुंची तो गांधी जी ने उसे बहुत सारी बातें सिखाई और कुछ ही दिनों में रहने के बाद अब भारती पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो गांधी जी के साथ रहते हुए भारती को एक बात तो मालूम चल चुकी थी कि भारत देश जो है वो आजाद होने वाला है, लेकिन साथ ही उसे एक बात और मालूम चली थी कि भारत का बंटवारा भी होने वाला है। अब सरदार हुसैनी के बहुत सारे लोग जो है वो शिवा को डराने और धमकाने के लिए आते हैं, लेकिन शिवा यहाँ नहीं डरता, बल्कि उन्हीं को वो बुरी तरह से पीटता है और उन्हें वापस भेज देता है। शिवा तो ये जानता है कि अगर इस गुत्थी को सुलझानी है तो सारे सवाल के जवाब जो हैं वो भारती बनर्जी के पास ही मिलेंगे। इसलिए वो भारती के पास जाता है और उनसे सारी चीजें पूछने लगता है। तो यहाँ पर भारती कहती है कि इस भीड़ से दूर रहना, क्योंकि इस भीड़ की कोई शकल नहीं है। ये भीड़ तुम्हें मार भी देगी और इल्जाम किसी के ऊपर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसे चलाने वाला कोई और है। तुमने वो देवता और राक्षस की कहानी तो सुनी ही होगी। एक इंसान के दो रूप थे, राक्षस और देवता। जब उसे राक्षस की जरूरत पड़ती तो वो राक्षस के रूप में बदल जाता, और जब देवता की जरूरत पड़ती तो देवता के रूप में बदल जाता। ये पूरा एक खेल है। ये खेल वो भले ही हार भी जाए, लेकिन देवता और राक्षस इस खेल को कभी नहीं हारता। जिसके बाद हम 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी को देख पाते हैं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, जहां गांधी जी का पक्ष ये था कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो और एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हो जिसका नाम वो पाकिस्तान रखेंगे। लेकिन इसके कांग्रेस भी पूरी तरह से खिलाफ थी और गांधी जी भी। लेकिन जिन्ना कहता है कि हमें एक नए देश पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, लेकिन यहाँ गांधी जी कहते हैं कि तुम लोगों को बांट रहे हो। जिन्ना कहता है कि हर एक मुसलमान चाहता है कि एक नए देश का निर्माण हो, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मौलाना आजाद ये नहीं चाहते हैं, वो इस विभाजन के सख्त खिलाफ है। तो गांधी जी तो आखिरी तक नहीं माने थे, लेकिन जिन्ना भी आखिरी तक चाहता था कि भारत का विभाजन हो। जिन्ना समझ गया था कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहुत लोगों का साथ मांगा, सारे मुसलमानों को एक किया और डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में रखा। वहाँ वो लोगों को भड़काने के बाद, सभी लोगों को ब्रेन वॉश करने के बाद वहाँ एक ऐसा नरसंहार हुआ कि लोगों की रूह तक कांप गई, क्योंकि उस समय बंगाल में बहुत सारे मुसलमान थे और वो सभी चाहते थे कि एक नए देश का निर्माण हो। और जिन्ना के कहने पर उन लोगों ने वही किया जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। सारे हिंदुओं को चुन चुन कर मार दिया। ये सारी चीजें जब भारती बनर्जी के घर वालों को मालूम चली तो भारती बनर्जी और जस्टिस बनर्जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रहे थे कि तभी उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर भारती बनर्जी और उनकी माँ जो है वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ जस्टिस बनर्जी उन लोगों को समझाने के लिए पहुंच गए, जो कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि गुलाम सिद्दीकी नाम का एक आदमी यहाँ भारती बनर्जी के पिता जस्टिस बनर्जी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब भारती बनर्जी और उनकी माँ जो है वो एक फैक्ट्री में छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो लोग पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ भारती बनर्जी बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी जान बच गई थी और अगली सुबह उसे अमरजीत नाम के एक बंदे ने बचाया, जो कि एक पंजाबी सरदार था। अमरजीत ने भारती को बचाकर अपने लोगों के पास लेकर गया, जिनका लीडर गोपाल नाम का आदमी है। उसे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और गोपाल का इरादा जो है वो इन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा ये लोग चाहते हैं उसका उल्टा गोपाल उनके साथ कर रहा था। गोपाल भी उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। हालांकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंसा होना बंद हो जाए, सभी लोग शांति से रहें। लेकिन गोपाल का मानना ऐसा नहीं है। गोपाल कहते हैं कि अगर वो लोग मेरी माँ बहनों को उठाकर ले जाएं तो मैं क्या करूँगा। तो गांधी जी कहते हैं अच्छा यही होगा कि वो अपने आप को ही खत्म कर ले। लेकिन गोपाल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने हथियार कभी भी नहीं फेंकेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि शिवा पंडित जो है वो सरदार हुसैनी के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ की लोकल पुलिस जो है वो वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है, जिस वजह से शिवा पंडित को अकेले ही यहाँ पर आना पड़ता है। शिवा पंडित सरदार हुसैनी की पूरी फैमिली से मिलता है। उसके बेटे का नाम तैमूर है और वो इस देश का पहला माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो शिवा तो यहाँ पर सरदार हुसैनी को अपने साथ ले जाकर अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सरदार हुसैनी ने सिर्फ एक कॉल किया था। जिसके बाद शिवा के पास सीबीआई के चीफ राजेश का कॉल आता है और वो शिवा से कहते हैं कि तुम्हें अभी वहाँ से निकलना होगा और तुमने जो भी वहाँ पर बकवास की है इन सब के लिए तुम्हें सरदार हुसैनी से माफी भी मांगनी होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ शिवा ने ऐसा ही किया। उसने सरदार हुसैनी के सामने माफी मांगी, लेकिन सरदार हुसैनी को उसकी माफी अच्छी नहीं लगी।
वो उसे बंगाली में माफी कहने के लिए कहता है और तो और चीख कर। और इसी के चलते हुए यहाँ पर सरदार हुसैनी ने सिबा को थप्पड़ भी मारा था। बाहर निकलते ही सिबा की मुलाकात चतुर से होती है। सभी लोगों के चेहरे यहाँ पर सिबा ने देख लिए थे, इसलिए अब सिबा चाहता है कि वो चतुर की बात भी सुने, जो कि ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। मालूम चलता है कि दरअसल में चतुर भी पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं, लेकिन जब उसका पाला इसी तरह के सरदार हुसैनी से पड़ा तो उसने चतुर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी जबान भी काट दी, जिस वजह से चतुर ठीक से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन उनकी बातों से सिबा समझ गया था कि यहाँ के लोग जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ के लोग वही करते हैं जो कि सरदार हुसैनी उनसे करने के लिए कहता है। जिसके बाद सिबा जो है वो फिर से भारती बनर्जी के पास पहुंचा और फिर भारती बनर्जी अपनी पुरानी स्टोरी को आगे बढ़ाती है और हम देखते हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे थे और अब मुस्लिम पार्टी में गुलाम सिद्दीकी नाम का एक आदमी भी आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार है। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ 20% हिंदू ही बचे हुए थे। उन लोगों को किसी तरह से बचा के रखने का काम जो है वो काका चौधरी का था, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। वो अखबार के द्वारा सारे हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, लेकिन गुलाम सिद्दीकी ने अखबार भी बंद करवा दिया था, क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारे मुस्लिम लोग काम करते थे और जब ये आंदोलन छिड़ा तो सारे मुस्लिम लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से काम छोड़ दिया। तो अब वहाँ काम करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, इसलिए वहाँ भारती बनर्जी और अमरजीत पहुंचे। वो कहते हैं कि अब हम इस प्रिंटिंग प्रेस को आगे बढ़ाएंगे। वो अखबार छापते गए, लेकिन गुलाम सिद्दीकी ने हमेशा उनके काम में टांग अड़ाई, क्योंकि अखबार जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से हिंदुओं को कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। अब एक दिन गुलाम सिद्दीकी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा और वहां जाकर वो काका चौधरी से मुलाकात करता है और कहता है कि इसे तुरंत बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी मुलाकात जल्द होगी। साथ ही वो यहाँ भारती बनर्जी से मिलता है। वो कहता है कि मैं तो तुझे अपनी बीवी बनाऊंगा और तेरा नाम आयशा जहान रखूंगा और तेरे हाथ पर भी ये नाम लिखूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि दिवाली का समय था और ये हमारे जैसे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है और गुलाम सिद्दीकी इस त्योहार को बर्बाद करना चाहता है, पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसलिए वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ काका चौधरी के घर पर पहुंच जाता है। वहाँ से जितने भी लोग मिलते हैं वो उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा कर मार देता है। लेकिन उस समय भारती और अमरजोत जो है वो प्रिंटिंग प्रेस गए थे, इसलिए वो बच गए थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो सभी लोग वहाँ भी पहुँच चुके थे। उन्होंने अमरजीत को बुरी तरह से गिरफ्त में ले लिया था। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। यहाँ भारती बनर्जी के पास एक मौका था कि वो गुलाम सिद्दीकी को मार सकती थी, लेकिन उसने जब अमरजीत को उनके कब्जे में देखा तो भारती इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आखिर में गुलाम सिद्दीकी अमरजीत को एक बहुत ही बुरी मौत देता है और फिर आखिर में वो यहाँ भारती बनर्जी के सारे कपड़े भी फाड़ देता है और उसके हाथ पर आयशा जहां लिखता है। मरते वक्त अमरजीत ने यहाँ भारती बनर्जी से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना है, वरना भारती बनर्जी अब तक मारी जा चुकी होती। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब क्योंकि सिबा पंडित जो है वो सरदार हुसैनी के घर पर चला गया था, जिस वजह से एक कमेटी बिठाकर यहाँ पर सिबा पंडित को सस्पेंड कर दिया जाता है और ये सारी बात जो है वो सीबीआई के चीफ राजेश सिबा पंडित को बता रहे थे। सिबा कहता है कि यहाँ पर रहने के बाद वो बहुत सारी चीजों को सीख चुका है। उसे पता चल गया है कि यहाँ पर सारी चीजें चलती कैसे है। यहाँ कानून का सिर्फ नाम है लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरदार हुसैनी ने अपना खुद का कानून बना कर रखा है। उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस सिर्फ नाम के लिए है। यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी तो ये एक दिन पूरे देश को खा जाएंगे, क्योंकि जब ये 10% होते हैं तो ये वोट बैंक हो जाते हैं। जब ये 20% होते हैं तो ये अपने कैंडिडेट खुद चुनने लगते हैं और जब ये 30% हो जाते हैं तो ये अलग देश की मांग करने लगते हैं। अब सीबीआई के चीफ राजेश जो है वो सिबा पंडित को एक मौका देते हैं। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो तुम सरदार हुसैनी के पास जाओ और वहां जाकर कॉम्प्रोमाइज करो। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि सिबा पंडित जो है वो सरदार हुसैनी के घर पर पहुंच जाता है और वहां उससे कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना होगा। सरदार हुसैनी कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। और यहीं पर सरदार हुसैनी जो है वो गीता मंडल को सिबा पंडित की आंखों के सामने उसे मरवा देता है।
ये देखकर शिवा पंडित पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसकी रूह कांप जाती है। उसे समझ नहीं आया था कि आखिरकार करना क्या है, क्योंकि वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसके बाद भी सरदार हुसैनी शिवा पंडित से सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था कि अगर सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। ये सुनने के बाद शिवा पंडित को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, मतलब कि तुम मेरी माता और बहनों को इसी तरह से मारते रहो और मैं देखता रहूँगा। ये सोचते ही यहाँ पर शिवा पंडित को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से सरदार हुसैनी का गला पकड़ लेता है। यहाँ पर शिवा ने सरदार हुसैनी का इस तरह से गला पकड़ा हुआ था कि सरदार हुसैनी की आवाज तक नहीं निकल रही थी, जिस वजह से सरदार हुसैनी को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी ना आ सका। और यहीं पर शिवा पंडित ने सरदार हुसैनी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और चुपचाप यहाँ से चला गया। जब शिवा यहाँ से गया तो वो भारती बनर्जी से मिला। भारती बनर्जी कहती है कि उसके पास उस दिन मौका था और उसे गुलाम सिद्दीकी को मार देना चाहिए था, लेकिन शिवा पंडित कहता है ये गलती मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे सामने गुलाम सिद्दीकी आया तो मैंने उसे मार दिया। और अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं भारती बनर्जी, चतुर और शिवा पंडित को। भारती बनर्जी यहाँ पर शिवा पंडित के हाथों में दिल्ली की फाइल देती है और कहती है कि बंगाल तो बस एक कठपुतली है, इसे नचाने वाला कोई और है, कोई और दूर से ऑपरेट कर रहा है और इस फाइल में वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें ही आगे चलकर संभालनी है। तो दोस्तों, द बंगाल फाइल्स फिल्म खत्म हो चुकी है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है। ये फिल्म सिर्फ हमें इंटरटेन नहीं करती बल्कि झकझोरती है, हिलाकर रख देती है, क्योंकि जो हमने अभी देखा वो किसी एक समुदाय या धर्म की कहानी नहीं थी, वो थी इंसानियत की हार और नफरत की जीत की दास्तान। ये वही सच है जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई, इतिहास की किताबों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सच चाहे जितना भी दबा लो मिटाया नहीं जा सकता। 16 अगस्त 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन डे जिसने कोलकाता की सड़कों को खून से लाल कर दिया, जहां इंसान को काट रहा था, जहां पड़ोसी का दुश्मन बन गया था, जहां एक माँ अपने बच्चे की लाश गोद में लिए चिल्ला रही थी और एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद जलती आग से कूद गया था। दोस्तों, सोचिए हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे हालात नहीं देखने पड़े, लेकिन जो उस दौर से गुजरे उनकी आत्मा आज भी चीख रही है। द बंगाल फाइल्स हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब भी इंसान अपनी पहचान सिर्फ धर्म से जोड़ने लगता है तो इंसानियत पीछे छूट जाती है, और तब राजनीति और सत्ता के भूखे लोग हमारे दिल में नफरत बोते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, मरता हमेशा आम आदमी है, खून हमेशा गरीब का बहता है और सत्ता में बैठे लोग बस मुस्कुराते हैं। फिल्म के किरदार शिवा पंडित की तरह हम सबके सामने भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सिर्फ तमाशा बने रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भारत देंगे जहां उनका नाम देखकर उनकी पहचान तय होगी, या हम उन्हें वो भारत देंगे जहां उनकी पहचान सिर्फ एक इंसान से होगी? तो दोस्तों, ये फिल्म हमें अतीत की चीखें सुनाती है, आज की सच्चाई दिखाती है और आने वाले कल का आईना पकड़ाती है। अगर आज हम भी नहीं समझे तो हो सकता है कि कल हमारे बच्चे भी यही पूछे कि जब सच तुम्हारे सामने था तब तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। द बंगाल फाइल्स का हर सीन, हर डायलॉग हमें एक बात याद दिलाता है कि भारत सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं, भारत हर उस इंसान का है जिसकी रगों में इंसानियत बहती है। ये जमीन शहीदों के खून से सींची गई है, ये हवा उन माओं की चीखों से गुजरी है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, ये आसमान उन अनाथ बच्चों की गवाही देता है जो कभी समझ ही नहीं पाए कि उनका कसूर क्या था। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, इतिहास बनता है खून से, बलिदान से और सच्चाई से। द बंगाल फाइल्स हमें सिखाती है कि अगर हम इतिहास को भूल गए तो वो इतिहास हमें बार बार वही दर्द देगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे याद रखें ताकि आगे कभी ऐसी त्रासदी ना दोहराई जाए। हम आज 78 साल की आज़ादी के बाद जी रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हैं? क्या सच में हमारे अंदर से डर, नफरत और साजिशें खत्म हो चुकी है, या फिर ये सब अभी भी हमारे आसपास जिंदा है, बस चेहरा बदलकर, नए नाम लेकर? दोस्तों, ये फिल्म हमें आईना दिखाती है कि असली लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं बल्कि सच और झूठ की है, असली जंग धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की है। तो दोस्तों, द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है, ये एक याद है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सच्ची कहानी सुनाना और आप तक पहुंचाना यही मेरा मकसद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।